अब हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण को हम के जो चर राशियां हैं उनके मान हम क्रैमर विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि माना समीकरण निकाय निम्न है। ये देखिए यहाँ पे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तब समीकरण निकाय का हल निम्न होगा। ठीक है ना। क्या होगा, x बराबर d1/d, y इक्वल्स टू d2/d। देखिए यहाँ पे दो चर राशियाँ हैं, दो चर राशियों वाला दो रैखिक समीकरण है। ठीक है ना। तो x और y का मान हमको निकालना है किस विधि से, क्रैमर विधि से या क्रैमर के नियम से। ठीक है ना। तो क्रैमर का नियम क्या है, क्रैमर का नियम ये कहता है कि x का मान वो मान होगा क्या, x बराबर d1/d और y इक्वल्स टू d2/d। अब देखते हैं ये d1 d2 और d है क्या। देखिए यहाँ पे जो ये d है, d इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 b1 a2 b2, ये सब क्या है, ये देखिए a1 b1 पहले वाले जो समीकरण में x के गुणांक थे और y के जो गुणांक थे वो यहाँ पे पहली वाली रो में लिखे गए हैं। फिर यहाँ पे नीचे दूसरे वाले रैखिक समीकरण में x का गुणांक और y का गुणांक जो था वो गुणांक यहाँ पे दूसरे वाले रो में लिखे गए हैं। और एक चीज़, यहाँ पे d आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर d आपका जीरो हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। x का मान और y का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए d का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और d1 कैसे निकालते हैं, अब d1 बराबर देखिए मॉड ऑफ वैसे ही लगाएंगे। अब देखिए ये d1 देखिए किस में, x के लिए है d1। तो ये जो x है इन दोनों समीकरणों में जो x वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, इस पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी ये पार्ट और ये पार्ट बचता है। अब देखिए तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये दूसरा पार्ट, ये मान लीजिए कि ये आपका पहला पार्ट, ये x वाला पहला पार्ट हो गया, ये वाला आपका दूसरा पार्ट हो गया, ये वाला आपका तीसरा पार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ये x का निकालना है ना d1 के लिए, तो यहाँ पे देखिए x वाला तो चला गया, पहला पार्ट है ही नहीं, तो तीसरा वाला पार्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये c1 और c2 यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे c1 c2 और उसके बाद ये आपका b1 और b2 था। अब देखिए d2 क्या है, d2 y के लिए है, मतलब ये वाला पार्ट गायब। तो ये वाला पार्ट गायब, तो ये पहला वाला पार्ट तो a1 a2 रहेगा ही, लेकिन ये वाला जब पार्ट गायब हो गया तो ये वाला पार्ट इसकी जगह ले लिया। तो यहाँ पे c1 c2, ये देखिए d1 और d2 निकालने का एक तरीका है। ठीक है ना। अब देखते हैं तीन चर राशियों के लिए हम कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कि तीन चर राशियों वाला है, तो यहाँ पे देखिए a1x b प्लस b1y प्लस c1 z इक्वल्स टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3 z इक्वल्स टू d3। यहाँ पे देखिए जब तीन चर राशियाँ हुई x y z, तो यहाँ पे तीन समीकरण भी बन गए। जितने चर राशियाँ होती हैं समीकरण में उतने ही समीकरण होने चाहिए, नहीं तो इन चर राशियों का मान नहीं निकल सकता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो इसका फार्मूला जब तीन चर राशियाँ होती तब क्या होता है, फिर से वही फार्मूला क्रैमर का फार्मूला, x बराबर d1/d, y बराबर d2/d, z बराबर d3/d। अब देखिए d कैसे निकलता है, d निकलने के लिए देखिए यहाँ पे x y और z का जो गुणांक है यहाँ पे रोज़ में लिख देंगे, फिर दूसरे वाले समीकरण से रोज़ में लिख देंगे, फिर तीसरे वाले समीकरण से तीसरे वाले रो में लिख देंगे। और इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या ये जीरो तो नहीं है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर जीरो नहीं है तब देखिए d1 हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे d1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये d1 कहाँ x के लिए यूज हुआ था, तो यहाँ पे ये जो d1 आएगा ये वाला पार्ट तो गायब, ये तो गायब हो जाएगा। तो इसका स्थान लेने के लिए ये जो लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और बाकी सब अपने स्थान पे रहेंगे। देखिए b1 b2 b3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, तो c1 c2 c3। अब यहाँ पे पहला वाला स्थान गायब था, तो ये वाला जो लास्ट वाला था ये अपना स्थान यहाँ पे आके ले लिया। इस तरह हमने क्या निकाल लिया, d1। अब d2 कैसे निकालेंगे, देखिए d2 में ये चीज़ गायब होने वाली है। तो अब देखिए पहला स्थान a1 a2 a3 का है तो वो तो रहेगा ही, दूसरा वाला गायब हुआ है ना, छोड़ दीजिए। यहाँ पे तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला c1 c2 c3 तक c1 c2 c3 लिख लिया। अब ये जो y वाला स्थान गायब हुआ था ये वाला, ये पूरा
यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब D1 D2 D3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए D3 कैसे निकालेंगे जेड के लिए, तो अब जेड वाला पूरा पलट गया। तो यहाँ पे पहला दूसरा स्थान तो ये वाला और ये वाला लिया है, लेकिन यहाँ पे जेड का मान निकालना था तो ये वाला तो गायब होगा, तो उसका स्थान लेने के लिए ये वाला पलट यहाँ पे आ जाएगा D1 D2 D3। तो यहाँ पे D1 D2 D3 ये सभी का मान और D का मान निकल आए, ये सारे मान यहाँ पे उठा कर रख दें तो X का मान आ जाएगा, Y का मान आ जाएगा और Z का मान आ जाएगा। और इसी सूत्र को, ये जो सूत्र है यही सूत्र क्रैमर का नियम कहलाता है, ठीक है ना।